हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम कंसोलिडेशन का चैप्टर शुरू करेंगे। इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करके शुरू करेंगे। आज हम इसका पार्ट 1 करने जा रहे हैं। एक्चुअली मुझे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि कंसोलिडेशन का चैप्टर करवाइए। वैसे तो फाउंडेशन की भी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो पाइल फाउंडेशन तो मैंने कवर करा ही दिया। शैलो फाउंडेशन बिना कंसोलिडेशन और शियर स्ट्रेंथ को स्टडी किए बिना करना, उसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि अगर शैलो फाउंडेशन को डीपली आपने समझना है तो कंसोलिडेशन और शियर स्ट्रेंथ को डीपली समझा होना चाहिए, फिर शैलो फाउंडेशन की अच्छी पकड़ बनेगी आपकी। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कंसोलिडेशन शुरू करने वाले हैं, पर उससे पहले मैं आपसे ये डिस्कस कर लूं कि जो हमारी टोटल सेटलमेंट होती है सॉइल की, वो कितने तरीके की होती है, कौन कौन सी होती है, किस किस वजह से होती है, कैसी होती है। लेट्स फर्स्ट डिस्कस दैट। तो जो हमारी टोटल सेटलमेंट है, टोटल सेटलमेंट जिसको मैंने यहाँ पे सेटलमेंट लिखा हुआ है, ये 3 तरीके की होती है। फर्स्ट इज इनिशियल कंसोलिडेशन, या इनमें इनिशियल सेटलमेंट भी इसको कह देते हैं, और इमीडिएट सेटलमेंट और इलास्टिक सेटलमेंट। ठीक है। सेकंड इज प्राइमरी कंसोलिडेशन। अब इस चैप्टर में, कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में, जो भी हम एज ए कंसोलिडेशन करके रेफर करेंगे ना, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कंसोलिडेशन ऐसे, कंसोलिडेशन वैसे, आपको खुद ब खुद समझना है कि प्राइमरी कंसोलिडेशन की बात की जा रही है। अनटिल अनलेस मैं स्पेसिफाइड कर दूं कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन की मैं बात कर रहा हूं, तब तक आपको मान के चलना है कि अगर कंसोलिडेशन वर्ड मैंने यूज किया है या कहीं पे लिखा है, तो ऑफ कोर्स अपने आप आपको मानना है कि प्राइमरी कंसोलिडेशन की बात की जा रही है। नाउ थर्ड इज सेकेंडरी कंसोलिडेशन, जिसको हम सॉइल क्रीप का नाम भी दे देते हैं। ठीक है, अब एक एक करके इनको देखते हैं। फर्स्ट इनिशियल कंसोलिडेशन और इमीडिएट सेटलमेंट, राइट, इलास्टिक सेटलमेंट भी जिसको कहते हैं। ये किसकी वजह से होती है? ये होती है पहले तो जो कंपैक्शन, कंपैक्शन का एक पार्ट हो गया। ठीक है, जैसे सड़क बन रही है, सड़क जब बन रही है तब आपने देखा होगा रोलर चलते हैं उस पे, वो क्यों हो रहा है? कंपैक्शन ही हो रही है। ठीक है, दैट इज कंपैक्शन, कि एयर वॉइड्स में रिडक्शन हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? बाय मैकेनिकल मींस, इंस्टेंटेनियसली, उसको हम क्या कहते हैं? कंपैक्शन, राइट। सेकंड, कंप्रेशन ऑफ पोर एयर और पोर वाटर, कि जो पोर एयर है, हवा है, हवा को तो हम कंप्रेसिबल मान के चलते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको याद होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स आपने पढ़ी होगी, उसमें हम क्या मान के चलते हैं? एयर इज कंप्रेसिबल। वाटर को हम इनकंप्रेसिबल मान के चलते हैं। ठीक है, यहां पे भी सॉइल मैकेनिक्स में भी हम वाटर को इनकंप्रेसिबल मान के चलते हैं, बट प्रैक्टिकली ऐसा पाया गया है कि थोड़ी सी कंप्रेशन इसकी पोर वाटर की हो जाती है। प्रैक्टिकली पाया गया पोर वाटर की थोड़ी सी कंप्रेशन हो जाती है, राइट। तो इसलिए ये वाला पॉइंट भी आ गया। हाँ, हालांकि सबसे जो मेजर पॉइंट है इसमें इनिशियल कंसोलिडेशन या इमीडिएट सेटलमेंट में, दैट विल बी कंपैक्शन। कंपैक्शन जो हो रही है ना, दैट विल बी अ मेजर पार्ट ऑफ दिस इनिशियल कंसोलिडेशन, राइट। सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया, कंप्रेशन ऑफ पोर एयर और पोर वाटर, हवा या वाटर जो भी हमारे सॉइल में है उसका दब जाना, दैट इज सेकंड पॉइंट, कंप्रेशन ऑफ पोर एयर और पोर वाटर। पोर एयर तो आप पढ़ते ही हो, है ही, हम उसको कंप्रेसिबल मान के चलते ही हैं। पोर वाटर को नहीं मानते, सॉइल में भी नहीं मानते, पर प्रैक्टिकली हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिख दिया। थर्ड, थर्ड इज इलास्टिक सेटलमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। अब ये है कि जो हमारे सॉइल सॉलिड्स है ना, जब हम पहले लोड लगाते हैं इंस्टेंटेनियसली, तो उनकी सेटलमेंट देखने को मिलती है कि वो दब जाते हैं, थोड़े से उनमें थोड़े दब जाते हैं वो, राइट। तो एक्चुअल में जो उनकी सेटलमेंट होती है वो इलास्टिक होती नहीं है। आपको मैं बताऊं, प्रैक्टिकली जो पाया गया होती नहीं है, पर हम अपने एनालिसिस को सिंपल करने के लिए इसकी जो सॉइल सॉलिड्स की देखते हैं ना सेटलमेंट, इंस्टेंटेनियसली जब हमने लोड लगाया, इमीडिएट सेटलमेंट जब हम देख रहे हैं, तो सेटलमेंट क्या हो रही है सॉइल सॉलिड्स की, वो जब हम देखते हैं,
उसको जब हम कैलकुलेट करने लगते हैं तब हम इलास्टिक थ्योरी का सहारा लेते हैं। तो कहने को कह देते हैं दैट इलास्टिक सेटलमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, बट एक्चुअली इट इज नॉट 100% इलास्टिक। जैसे माइल्ड स्टील को हम इलास्टिक मटेरियल मान के चलते हैं, पर ऐसा थोड़ा ना वो 100% इलास्टिक होता है, राइट? उसमें प्लास्टिक बिहेवियर आपको पता होता है, राइट? तो हाँ, ज्यादातर वो इलास्टिक है, बट उसमें आपको पता है प्लास्टिक बिहेवियर होता है उसमें भी, राइट? तो ऐसे है कि सॉइल सॉलिड की जो सेटलमेंट होती है इंस्टेंटेनियसली, जो इमीडिएट सेटलमेंट में हम इसको काउंट कर रहे हैं, इसलिए मैंने इलास्टिक सेटलमेंट का भी यहाँ पे पॉइंट लिखा है, क्योंकि इलास्टिक सेटलमेंट भी इसको कह देते हैं क्योंकि जो सॉइल सॉलिड्स है उनकी थोड़ी सी इलास्टिक सेटलमेंट होती है जब हम इंस्टेंटेनियसली लोड लगाते हैं तब, ठीक है? तो क्योंकि हम अपने एनालिसिस की कितनी सेटलमेंट हुई जब उसको कंप्यूट करने लगते हैं, कैलकुलेट करते हैं ना, तब हम इलास्टिक थ्योरी का सहारा लेते हैं, ठीक है? तो उस एनालिसिस में ये अजम्पशन होती है दैट देयर इज इलास्टिक सेटलमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। एक्चुअल में मैंने आपको बताया 100% इलास्टिक नहीं होती, कुछ कंपोनेंट इलास्टिक होता है, कुछ कंपोनेंट प्लास्टिक होता है, ठीक है? तो ये मैंने कवर कर दिया। इनिशियल कंसोलिडेशन, क्योंकि सबसे पहले यही हो रही है इनिशियल। इमीडिएट सेटलमेंट, हाँ हो रही है, जब आपने ऊपर लोड लगाया इमीडिएटली दिस सेटलमेंट इज अकरिंग। और इलास्टिक सेटलमेंट आखिरी पॉइंट की वजह से, ठीक है? ये मैंने कवर कर दिया। अब हम आते हैं सेकंड पे, प्राइमरी कंसोलिडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारा अब सारा चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर, इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा, प्राइमरी कंसोलिडेशन के अराउंड। है क्या ये? ड्यू टू प्राइमरी कंसोलिडेशन, ये भी एक तरीके की सेटलमेंट है। कंसोलिडेशन और कुछ नहीं, सेटलमेंट है। कौन सी सेटलमेंट? ड्यू टू डिसिपेशन, बाहर निकलना, डिसिपेशन मतलब बाहर निकलना, ऑफ एक्सेस। एक्सेस को देखो अलग कलर से लिखा है मैंने, अलग अलग, क्यों? इस पे मैं स्ट्रेस डालना चाहता हूं, एक्सेस। ड्यू टू डिसिपेशन ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर ओवर एन एक्सटेंडेड ड्यूरेशन। मतलब टाइम के साथ, मान लीजिए ऑर्गेनिक सॉइल है, काफी ऑर्गेनिक सॉइल है, जैसे मरीन क्ले। मरीन क्ले जो होती है, इट इज एन ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक क्ले, ठीक है ना? तो वो जो मरीन क्ले होती है ना, वहां पे हम घर बनाते हैं, वहां पे प्राइमरी कंसोलिडेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है हमको, राइट? सेकेंडरी कंसोलिडेशन का भी रखना होता है, प्राइमरी कंसोलिडेशन का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। क्या किया मैंने? मैरीन क्ले जो है वहां पे मैंने अपना घर बना लिया, वहां पे घर बनाया, क्या होगा? एक्सटेंडेड ड्यूरेशन, अभी देख रहा हूं, साल के बाद देख रहा हूं सेटलमेंट हुई है, 2 साल के बाद देख रहा हूं और सेटलमेंट होगी, 3 साल के बाद देख रहा हूं और सेटलमेंट होगी। तो जो ये एक्सटेंडेड ड्यूरेशन है ना, मैंने लोड लगाया, मैंने अपना घर बनाया हुआ है, लोड मैंने लगाया हुआ है, लोड मैंने बढ़ाया नहीं, लोड लगाया हुआ है। इस लोड लगाने की वजह से जो पोर वाटर है वो निकल रहा है, पोर वाटर निकल रहा है, पोर वाटर निकल रहा है, और मेरा जो घर है मैंने बनाया हुआ मेरीन क्ले पे, वो सेटल हो रहा है। पानी निकल रहा है, घर नीचे बैठ रहा है, सेटलमेंट हो रही है सॉइल की। इसको मैं क्या कह रहा हूं? प्राइमरी कंसोलिडेशन ड्यू टू डिसिपेशन ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। इसको मैं भी थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि ये कह देना कि ड्यू टू डिसिपेशन ऑफ पोर वाटर प्रेशर, ये एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। क्योंकि जब हम ऊपर से लोड लगाते हैं, कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूं, ऊपर से लोड लगाते हैं कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल के ऊपर, स्पेशली कोहेसिव सॉइल के ऊपर, तो क्या होता है? पोर वाटर प्रेशर बढ़ जाता है। मैंने लोड लगाया, एकदम से बढ़ गया पोर वाटर प्रेशर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्रिएट हो गया। उस एक्सेस पोर वाटर प्रेशर के डिसिपेशन से, के निकल जाने से मेरी सॉइल की सेटलमेंट होती है। इस सेटलमेंट को प्राइमरी कंसोलिडेशन का नाम मैं दे रहा हूं। ड्यू टू डिसिपेशन ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, एक्सेस ओवर एन एक्सटेंडेड ड्यूरेशन, ठीक है ना? एक्सटेंडेड ड्यूरेशन, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर निकल रहा है, उसको मैं प्राइमरी कंसोलिडेशन का नाम दे रहा हूं। नाउ और भी कई डेफिनेशंस है प्राइमरी कंसोलिडेशन की, पर मुझे ये चीज, ये वाली डेफिनेशन जो है ना, दिस
ये ज्यादा बढ़िया लगती है। इट एनकम्पासेस द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कंसोलिडेशन, स्पेशली प्राइमरी कंसोलिडेशन, इसलिए मैंने ये वाली स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे। नाउ थर्ड इज सेकेंडरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी मतलब जब भी, यहां पर नहीं, जब भी इन जनरल हम प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ते हैं ना, प्राइमरी का मतलब होता है मेन, मेन जो है। सेकेंडरी मतलब अच्छा, इसको थोड़ा कम मतलब ध्यान दिया जा सकता है इस पे। हाँ, जब हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं इस पे ध्यान देना होता है, पर प्राइमरी का मतलब होता है कि ये मुख्य है, एक ट्राइब का मुख्य प्राइमरी। सेकेंडरी मतलब दूसरे नंबर वाली चीज, राइट। नो, प्राइमरी सीएमडी, सेकेंडरी इज डायरेक्टर। प्राइमरी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, सेकेंडरी डायरेक्टर। डायरेक्टर क्या है? सेकेंडरी, राइट। तो ऐसे पावर्स में भी मैं आपको जैसे एनालॉजी ड्रॉ कर रहा था। नाउ सेकेंडरी कंसोलिडेशन, या जिसको हम सॉइल क्रीप का नाम देते हैं, वो क्या होती है कि मैंने जो मेरा सॉइल था, जो ये प्राइमरी कंसोलिडेशन होती है, ये तो ये होता है कि हवा पूरी तरह से निकल चुकी है। मैं आपको समझाऊंगा वैसे इसके बाद, प्रॉपर डायग्राम बना के समझाऊंगा मैं आपको, बट स्टिल अभी के लिए आइडिया देने के लिए ऐसा है कि मैंने जो मेरा सॉइल है ना वो कंप्लीटली सैचुरेटेड है। इस कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल के ऊपर मैंने जब अपना लोड लगाया, उस लोड लगाने की वजह से एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बन गया। मैंने आपको बताया जो वो एक्सेस, मैं हालांकि जो भी मैं बोल रहा हूं ना, इसको बहुत डिटेल में आपके साथ में डिस्कस करूंगा, पर अभी जस्ट हम ओवरव्यू ले रहे हैं चीजों का। तो मैंने ऊपर से लोड लगाया, मैंने घर बनाया मेरीन क्ले के ऊपर, तो एक ऊपर से लोड लगा, इस लोड लगने की वजह से एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बन गया। अब जैसे जैसे ये एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट होगा, वैसे वैसे सॉइल नीचे बैठेगी। इसको हम कह रहे हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन, राइट। तो अब प्राइमरी कंसोलिडेशन, जब मैंने ऊपर लोड लगाया, उसकी वजह से जितना एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बना था वो डिसिपेट हो गया। मतलब मेरे सॉइल की सेटलमेंट, जो ऊपर मैंने लोड लगाया उसके वजह से जो भी सेटलमेंट होनी थी वो हो गई, हो गई। अब अब पानी और नहीं निकल रहा। जैसे जैसे सेटलमेंट हो रही थी ना इस प्राइमरी कंसोलिडेशन में, जैसे जैसे सेटलमेंट हो रही थी वैसे वैसे पानी निकल रहा था, पानी निकल रहा था और सेटलमेंट हो रही थी सॉइल की। अब क्या हो गया कि हमने देखा कि पानी तो निकल नहीं रहा, पानी निकलना बंद हो गया, मतलब प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब पानी तो निकल नहीं रहा, उसके बावजूद मेरा सॉइल सेटल कर रहा है। तो इसका मतलब मैंने क्या देखा कि जो सॉइल सॉलिड्स है ना, जो स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल है, वो आपस में रीओरिएंटेशन उसकी होने लगी। इसको हम कहते हैं प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। प्लास्टिक मतलब जिसको दोबारा अपनी प्लेस पे ना लाया जा सके, जब लोड उठा ले हम तो वो अपनी पोजीशन पे दोबारा ना आए, उसको हम कहते हैं प्लास्टिक। रीएडजस्टमेंट मतलब जैसे वो एडजस्ट हुए हुए थे अब किसी और तरीके से एडजस्ट हो गए। पहले पोटेशियम इधर था, मैग्नीशियम इधर था, अब पोटेशियम के इधर इधर चला गया, मैग्नीशियम इधर चला गया, राइट। सिलिका इधर था, अब इधर चला गया। सिलिका और एल्यूमिनियम, मान लीजिए सिलिका और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ था, अब वो बॉन्ड टूट के सिलिका इधर है, ऑक्सीजन इधर है। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड्स का मतलब क्या होता है कि उसका जो स्ट्रक्चर है ना सॉइल का, उसमें ओरिएंटेशन आने, उसमें गड़बड़ी आने शुरू होगी, उसको हम कहते हैं प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। और क्योंकि जो हम ये सौम्य क्रीप पढ़ते हैं उसके एनालोगस है, ये उसके जैसा है, तो इसलिए हम इसको सॉइल क्रीप का नाम भी दे देते हैं। किसको? सेकेंडरी कंसोलिडेशन को। क्या ये ड्यू टू प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन। ये एक लाइन में होते हैं, जिस लाइन में मैंने ये लिखे हैं ना इसी लाइन में होते हैं। सबसे पहले ये होता है इनिशियल कंसोलिडेशन, फिर प्राइमरी कंसोलिडेशन और एंड में सेकेंडरी कंसोलिडेशन, राइट। सॉइल क्रीप अगर कहीं पे वर्ड आ गया
कंफ्यूज नहीं होना, सेकेंडरी कंसोलिडेशन की बात की जा रही है वो, राइट। सो दिस इज सेकेंडरी कंसोलिडेशन, ये मैंने आपको समझा दिया। अब इन जो मैंने आपको चीजें समझाई हैं, इसके अभी थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, राइट। अब मैंने आपके सामने 3 डायग्राम बनाई हैं, पहली वाली को स्टडी करते हैं, फॉर इनिशियल कंसोलिडेशन। इसमें सॉलिड, वाटर और एयर तीनों हैं। मान लीजिए मैं सड़क बना रहा हूं और रोलर चल रहा है मेरा, क्या होगी वो, कंपैक्शन हो रही है, वो इस केस में ही आ रही है, इनिशियल कंसोलिडेशन। और इमीडिएट सेटलमेंट के केस में, और अगर एयर नहीं भी है यहां पे, मान लीजिए मैरीन क्ले के ऊपर मैं अपना घर बना रहा हूं, ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉइल है वो, एयर है ही नहीं, फिर भी उसमें इनिशियल कंसोलिडेशन या इमीडिएट सेटलमेंट हमको देखने को मिलेगी। क्यों? इलास्टिक सेटलमेंट, मैंने आपको समझाया था कि जो सॉइल सॉल्ट्स हैं उनमें इलास्टिक सेटलमेंट होती है, ठीक है। तो क्योंकि इलास्टिक सेटलमेंट होगी, सैचुरेटेड है सॉइल तब भी, ठीक है ना, अभी पोर वाटर डिसिपेट नहीं कर रहा, ड्यू टू इलास्टिक सेटलमेंट ऑफ सॉलिड्स जो सेटलमेंट हो रही है, दैट इज इनिशियल, वो भी इनिशियल कंसोलिडेशन, और जो हमारी इमीडिएट सेटलमेंट है उसके केस में हम कंसीडर करेंगे, राइट। अब बात आती है कि जो इनिशियल फेज था वो कंप्लीट हो चुके हैं, अब बात आएगी प्राइमरी कंसोलिडेशन की। अब इस केस में सॉइल मेरा पूरी तरीके से सैचुरेटेड है, ये नेसेसरी कंडीशन है। प्राइमरी कंसोलिडेशन या जिसको हम कंसोलिडेशन इन जनरल कह देते हैं, उसके लिए दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कि जो मेरा सॉइल है दैट शुड बी सैचुरेटेड, उसमें हवा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। माय सॉइल शुड बी ए 2 फेज सिस्टम जिसमें सॉलिड और वाटर केवल ये होने चाहिए, एयर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन, इस सैचुरेटेड सॉइल के ऊपर मैंने कुछ लोड लगाया, इस लोड लगाने की वजह से जो पानी वो निकलता जाएगा और धीरे 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 इसकी सॉइल की सेटलमेंट होती रहेगी। इस सेटलमेंट को मैं प्राइमरी कंसोलिडेशन का नाम दूंगा, ठीक है। अब ये वाली स्टेट आ गई कि पानी जितना निकलना था निकल गया, लोड उतना ही लगाया हुआ है मैंने, उसके बावजूद मेरे को अपने जो मेरा सॉइल है उसकी वॉल्यूम में, उसकी थिकनेस में रिडक्शन देखने को मिल रही है, मतलब और सेटलमेंट हो रही है मेरे सॉइल की, तो उसको मैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन में गिनूंगा, ठीक है। नो, अब मैं अलग अलग सॉइल्स में कौन कौन सी कंसोलिडेशन ज्यादा मेजर रूप में सामने आएगी, ज्यादा प्रधान बन के सामने आएगी, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूं। अब अलग अलग सॉइल्स में कौन कौन सी सेटलमेंट देखने को हमको मिलती है ज्यादा प्रधान रूप में, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। फर्स्ट, ग्रेनुलर सॉइल, मतलब ग्रेवल एंड सैंड, उनमें हमको इमीडिएट सेटलमेंट ज्यादा देखने को मिलती है, होता भी है, उनमें क्या होती है, कंपैक्शन ही ज्यादा होती है, राइट। तो दैट इज ऑफ कोर्स इमीडिएट सेटलमेंट का ही एक पार्ट है कंपैक्शन। जो इनऑर्गेनिक क्लेज हैं उनमें प्राइमरी कंसोलिडेशन, ये जिसको हम सिंपली कंसोलिडेशन का नाम दे रहे हैं, वो ज्यादा देखने को मिलती है। जो ऑर्गेनिक क्लेज है उनमें तीनों इमीडिएट सेटलमेंट प्लस प्राइमरी कंसोलिडेशन प्लस सेकेंडरी कंसोलिडेशन, तीनों का अच्छा खासा पार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से सॉइल में किस किस तरीके की सेटलमेंट आपको मेजरली देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक क्लेज में तो तीनों ही होगी, इनऑर्गेनिक क्ले में प्राइमरी कंसोलिडेशन होगी और ग्रेनुलर सॉइल में इमीडिएट सेटलमेंट होगी। इमीडिएट सेटलमेंट क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें कंपैक्शन होती है ज्यादा, जो मेजर पार्ट है ना सेटलमेंट का, दैट इज कंपैक्शन इन ग्रेनुलर सॉइल्स, और कंपैक्शन हम इमीडिएट सेटलमेंट का ही एक पार्ट लेके चले हैं, राइट। सो दिस इज इट। अब मैं सेटलमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊंगा सैंड और क्ले का, ताकि आपके लिए एक रेफरेंस आपका तैयार हो जाएगा कि सैंड और क्ले कैसे एक्चुअली बिहेव करते हैं जब उन पे लोड लगाया जाता है। अब
सेटलमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया मैंने फॉर सैंड एंड क्ले। सैंड की अगर आप बात करोगे और देखोगे कि सैंड का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बनता है कि इधर से शुरू हुआ और इतने टाइम में बस इतनी सेटलमेंट होके बस, राइट। इसमें सेटलमेंट सैंड में इतनी ही हुई पर जल्दी जल्दी हो गई, सिर्फ इतना टाइम लगा, इतने टाइम में ही इतनी सेटलमेंट इसकी जो होनी थी हो गई। पर अगर मैं क्ले की बात करूं, क्ले की सेटलमेंट धीरे धीरे हो रही है, धीरे 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 धीरे, पर होती जा रही है, होती जा रही है, रुक ही नहीं रही, इधर जाके रुकी है। और ऑर्गेनिक क्लेज की बात करूं तो और ज्यादा आगे बढ़ जाएगी और धीरे धीरे होगी, राइट। तो इसको देखने को आपको, इसको देखने से आपको इस बात का पता लग रहा होगा कि अगर मैं बात करूं सैंड की, राइट, सैंड की अगर मैं बात करूं, हियर आई कैन इरेज दिस। सैंड की अगर मैं बात करूं, सैंड, सैंड में रेट ऑफ सेटलमेंट जो है, रेट ऑफ सेटलमेंट मतलब कितने टाइम में सेटलमेंट हो रही है, राइट। रेट ऑफ सेटलमेंट, रेट ऑफ सेटलमेंट मतलब सेटलमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे इसकी मैं बात करूं, सैंड की बात करूं, सैंड में इतनी जितनी सेटलमेंट होनी थी इतनी इतनी होनी थी, इतनी इतने टाइम में होके बस। पर अगर मैं क्ले की बात करूं, मान लीजिए इतनी सेटलमेंट की ही बात कर रहा हूं मैं, इतनी सेटलमेंट की ही बात कर रहा हूं, तो सैंड को होने में इतना टाइम लगा पर क्ले को होने में इतना टाइम लगा। तो रेट ऑफ सेटलमेंट मतलब टाइम के साथ कितनी जल्दी सेटलमेंट हो रही है, वो तो सैंड की ज्यादा ना। देखिए सैंड की इतनी सेटलमेंट इतने टाइम में होगी, रेट ऑफ सेटलमेंट जो है दैट इज मोर इन केस ऑफ सैंड। रेट ऑफ सेटलमेंट इसमें ज्यादा देखने को मिलता है हमको, रेट ऑफ सेटलमेंट हाई। पर ओवरऑल सेटलमेंट अगर आप बात करोगे, मानता हूं मैं, अगर मैं क्ले की बात करूं बहुत धीरे धीरे हो रही है पर होती जा रही है, होती जा रही है, ठीक है ना। क्ले की सेटलमेंट, रेट ऑफ सेटलमेंट तो कम है पर ओवरऑल सेटलमेंट क्ले का बहुत ज्यादा है। क्ले का ओवरऑल सेटलमेंट, लेट्स राइट विद दिस, क्ले की ओवरऑल सेटलमेंट जो है दैट इज मोर, ओवरऑल सेटलमेंट वो क्ले के केस में ज्यादा है, मोर। सैंड के केस में रेट ऑफ सेटलमेंट ज्यादा है, क्ले के केस में ओवरऑल सेटलमेंट ज्यादा है। सैंड के केस में रेट ज्यादा, क्ले के केस में ओवरऑल सेटलमेंट ज्यादा, ठीक है। नाउ अब इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट ट्रजागिज वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन इक्वेशन को स्टडी करेंगे। उन्होंने कैसे एनालॉजी दी इसकी स्प्रिंग पिस्टन के साथ, राइट, वो हम स्टडी करेंगे, राइट। तो इस लेक्चर को हम यहाँ खत्म करके, पार्ट 1 को यहाँ खत्म करके, पार्ट 2 में हम ट्रजागिज वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी को डिस्कस करेंगे, राइट। फॉर नाउ दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।